सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो आइगन वेक्टर्स आए थे वो आया था फर्स्ट वाला 11 और -16.385 और सेकंड आया था 11 और 7.385। तो इसके बाद हम अब निकालेंगे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, यानी कि जो ये पहला वाला आइगन वेक्टर है इसके लिए हम निकालेंगे NV1, और जो सेकंड वाला आइगन वेक्टर है V2 उसके लिए भी हम निकालेंगे NV2, दैट इज नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर फॉर बोथ ऑफ देम। सो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर NV1 जो पहला वाला आइगन वेक्टर है उसके लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, जैसे कि है 11। तो हमने क्या लिखा, 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसी आइगन वेक्टर की। ऐसे ही दूसरे में हमने क्या लिखा, -16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस -16.385 का स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.557 और -8303। ऐसे ही अब हम निकालेंगे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर सेकेंड। नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर सेकेंड जिसकी वैल्यू, जैसे आइगन वेक्टर सेकेंड था 11 और 7.385, तो 11 है तो उसको हमें डिवाइड करना है अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 7.385 का स्क्वायर, और जो दूसरा वाला सेकेंड रो में जो वैल्यू है 7.385 उसको भी इसी वैल्यू से डिवाइड करना है 11 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 7.385 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। फिर NV2 जब हमने इसको सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ गई 0.83 और 0.557। फाइनली हमारा नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर फर्स्ट भी आ गया और नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर सेकंड भी आ गया। तो अब हमें क्या करना है, नाउ द डेटा सेट विल बी रिड्यूस टू न्यू डेटा सेट। अब हमें जैसे, क्योंकि हमें फीचर सिलेक्शन करना था बेसिकली, तो अब हम इस डेटा सेट को रिड्यूस करेंगे। अब क्योंकि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है तो हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सैम्पल लिखा 1 2 3 4 बिकॉज देयर वर 4 सैम्पल्स। फिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के आधार पे हम कर रहे हैं, तो P11 P12 P13 और P14, और ये हम प्रिंसिपल कंपोनेंट की वैल्यूज़ लिखेंगे। ये वैल्यूज़ अभी हमने डेराइव नहीं की हैं, ये वैल्यूज़ अब हम डेराइव करेंगे। ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, तो इन चारों को डिराइव करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये है, जैसे कि P11 हमें चार वैल्यूज निकालनी है ना, P11 12 13 14, तो P11 के लिए फॉर्मूला है NV1 ट्रांसपोज। तो NV1 अभी हमने निकाला 0.557 और -0.8303, बस हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, मतलब इसको रो में लिख लिया। तो 0.557 और -0.8303, बस हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया। और यहाँ पे क्या आ गया, 4 जो था ये हम यहाँ पे फर्स्ट सैंपल को लिखेंगे। जैसे 4 हमारा फर्स्ट रो में सैंपल था पहले कॉलम का, 4 माइनस उसका जो मीन था 8, और ये था फर्स्ट सैंपल का ही सेकंड वाला जो कॉलम था 11 माइनस उसका जो मीन था 8.5 जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो वो हो जाएगा ये। फिर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये वैल्यू आई, तो फाइनली P11 ये आ गया। ऐसे P12 भी हम निकालेंगे NV1 का ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये सेकंड है तो हम इसमें सेकंड वाली रो लेंगे, तो सेकंड वाली रो में था 8 माइनस उसका मीन, और जो सेकंड कॉलम है सेकंड रो का 4 माइनस 8.5 उसका मीन था। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही P13 में वही NV1 का ट्रांसपोज, और जो थर्ड रो में वैल्यू थी 13 और 5 थी, और माइनस करना है उसका जो मीन है रिस्पेक्टिव मीन्स। ऐसे ही हमने P14 निकाल लिया NV1 का ट्रांसपोज, और जो फोर्थ रो में वैल्यू थी 7 और 14 थी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में, -7 वाले का जो मीन था और 14 वाले का जो मीन था, और फाइनल वैल्यूज़ आ गई। और इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, जो ये चारों वैल्यूज़ हैं ये वही हैं P11 12 13 14 जो हम पीछे से यहाँ से निकाल के हमने वहाँ पे रखी। तो एक छोटा सा एक और टॉपिक है कि PCA और इंक्रीमेंटल PCA क्या होता है, तो ये हल्का सा बताया गया है। लार्ज डेटा सेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्टोरेज, रैम स्टोरेज लिमिट, हेंस वी यूज़ इंक्रीमेंटल PCA। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत बड़ा डेटा सेट यूज़ करते हैं, मान लो GB में, तो क्या होता है कि रैम स्टोरेज लिमिट की वजह से हम वो पूरा का पूरा डेटा सेट दे नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम इंक्रीमेंटल PCA यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है सिर्फ PCA ही नहीं, इंक्रीमेंटल मतलब कोई भी चीज़ अगर इंक्रीमेंटल है इसका मतलब है कि हम मतलब उसे छोटे छोटे मिनी बैचेस में देते हैं। जैसे अगर 1 GB है तो हम क्या किया, 100 MB का हमने वो बैचेस बना लिए और उसमें दिया, तो 100 MB फिर 100 MB। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डेटा को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हमारा PCA खत्म होता है। थैंक यू सो मच।